बिहार में बहार है क्या फिर से वाकई नीतीश कुमार है। जी हाँ, तमाम एग्जिट पोल के बाद बिहार में रुझानों में नीतीश कुमार की सरकार बनते हुए फिर से दिख रही है। क्या वाकई जो रुझान है वो रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, और अगर परिवर्तित होंगे तो आंकड़े क्या कुछ बनेंगे, क्या नए समीकरण बनेंगे? बातचीत करेंगे नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे कुछ दिनों पहले बात हुई थी। आपने मैं एग्जिट पोल को लेकर कहा था कि नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। एग्जिट पोल पर पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल नहीं होंगे बिहार में। क्या एनडीए उसी तरफ बढ़ रहा है? पहले तो आपने जो पहली लाइन शुरू की थी कि नीतीश कुमार बाहर हैं, वो पिछली बार भी शुरू की थी और तब भी मैंने कहा था, आपने खुद ही बता दिया उसको, जो 3 दिन पहले हम लोगों ने जब वोटिंग हुई थी उसके उस समय कहा था, हमने कहा कि खेल खत्म नहीं हुआ एनडीए का। और सच बात है। और बिहार की धरती को थोड़ा बहुत जानने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। और जितना मैं जानता हूं कि वहां लोग चुप्पा एक कई तरीके का वर्ग है। एक है एग्रेसिव वर्ग, जो जिसे वॉरियर कॉम कहते हैं, जिसमें यादव भाई बंधु भी आते हैं, भूमियार आते हैं, राजपूत आते हैं, जो अपने आप में बहुत लड़ाई झगड़ा दिखा करके, बता करके, अपना शेयर बता के, ज्यादा बता करके एक मैं स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, एक वर्ग तो ये है जो 3-4% है और बताता नहीं नहीं हम लोग बिहार में 10% है। तो इस तरीके के बहुत हैं वहां। उसी तरीके से ताकत के मामले में बताता है कि नहीं हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो और उसी तरीके से उसके विपरीत दूसरी तरफ एक वर्ग कहता है जो चुप्पा है, बिल्कुल जो बोलता नहीं है। और खास तौर से उस वर्ग में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आता है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 20% से ज्यादा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने खूब काम किया है। जिसके लिए वो नीतीश कुमार ने तो बाकायदा उसको तोड़ने, नीतीश कुमार ने पहले दौर में तोड़ने का काम किया दलितों को, और वो महादलित बनाए उन्होंने 21 में से 20 जातियां करके। और फिर इन्होंने तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को तोड़ा और उसको हिस्सा करके कुछ अपने पास रखा, और धीरे धीरे करके उनके लिए योजनाएं बनाई और उनको अपने साथ रखा। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के इतिहास को अगर आप समझेंगे तो वो हमेशा से उसे दबाया जाता रहा है। जब यादव राज, मतलब कहना खराब लगता है, लेकिन लालू यादव के काल में जब उनके साले, भाई, बंधु, इन सब ने जो आतंक, और क्योंकि उसके रूप में हर गांव में उसी तरीके लोग थे, तो उन लोगों ने जो आतंक फैलाया, वो इकोनॉमिकल वीकर क्लास जो है वो दुनिया में कहीं पे भी जंगल राज का वॉल्यूम बढ़े ना बढ़े, लेकिन इस वर्ग में जरूर बढ़ता है। और वो ये कतई नहीं चाहता कि आरजेडी जीते। इस बार बहुत शानदार लड़ाई लड़ने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, बहुत अच्छे तरीके से लड़ा उन्होंने चुनाव पूरा, और अकेले दम पे लड़ा। अनुभव यही काम आता है। तेजस्वी यादव ने जो टिकट बंटवारे को लेकर के काम किया, वहां वो फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि उन्होंने कांग्रेस को 71 सीटें दी थी। कांग्रेस इसके लायक ही नहीं थी, जिसके पास में 25 से 30 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं हो, तो वो 71 सीटों को करेगी क्या? 100 मांग रही थी। तो तय है कि स्थानीय नेता, प्रादेशिक नेता उसे बेचने खाने के अलावा और कोई काम तो करते नहीं टिकटों का, और वही उन्होंने किया, और वही कम कम कर गया। आप देखिए सीपीआईएमएल को उन्होंने, जो वामपंथी गुट थे, उन्होंने 30-31 सीटें दी और 20 सीटों पे वो जीत भी नहीं, यानी कि 66% उनके पास वो है। यहाँ ये 71 लेकर के 20 पे आए हैं, या 30% भी नहीं हो रहा है उसका। तो इस वजह से पूरा खेल जो बिगाड़ा लालू यादव का या तेजस्वी यादव का, वो कांग्रेस ने बिगाड़ा। और तेजस्वी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी कांग्रेसियों के लिए। राहुल गांधी तो कुल जमा 2 या 3 बार, 2 बार भी गए हैं, तो राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। लड्डू पेड़ा खाने को होता तो एक बार तेजस्वी उनसे मिलने जाते, बधाई देते और सब कुछ हो जाता। लेकिन अब आज की स्थिति में जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास था, उसने अपना रंग दिखाया। हम सब लोग, मैं बार बार कहता था आप लोगों से कि ये जो एग्जिट पोल है, जिसमें हम आप माइक में मुंह में घुसेड़ देते हैं और पूछते हैं किसको वोट दोगे, तो वो बता देता था। ये नहीं बताएगा, ये वाला क्लास नहीं बताएगा। आपको दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो, हाँ हाँ दे दिया, हम अपने मर्जी दे दिया।
तो वो कहीं पे नहीं बताने जा रहा है आपको कि वो उनको उनके सामने यही बताएगा और उसके सामने देखेगा कि आरजेडी के बताने वाले लोग ज्यादा है तो कहेंगे हाँ हाँ, हम भी आरजेडी का दिया, आरजेडी को वोट दे दिया, उसने बता दिया। लेकिन वो डाला जाकर के उसने, अगर कमल का वहां निशान था तो उस पे, तीरे का था तो तीरे कर दिया उसने डा करके। तो बिल्कुल सर, ये एक आपने बहुत, आपने बताया ये था एक, कि एग्जिट पोल कैसे करते हैं और क्या हाँ माहौल हाँ एग्जिट पोल के दौरान होता है, उसको बिल्कुल रिजल्ट मान के चलना, थोड़ी जल्दबाजी रहती है। और आपके आंकड़ों के अनुसार जिस तरह से अब रुझान अब रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे, तो सर लगता है कि नीतीश कुमार की जीत की बड़ी वजह उनके काम है, जातिगत समीकरण है, और विपक्ष में कहीं ना कहीं जो एकजुटता की कमी थी। आपने कहा तेजस्वी को कांग्रेस के लिए भी मेहनत करनी पड़ी, अपने कैंडिडेट के लिए मेहनत करनी पड़ी, ये भी एक जीत के फैक्टर रहेंगे नीतीश सरकार के लिए। देखिए, नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी मतलब जब वो सरकार बनाएंगे तो बधाई देना फर्ज होगा लोगों का। लेकिन मेरा मानना ये अभी भी है कि तीसरे कार्यकाल में नीतीश सरकार से जो अपेक्षा थी लोगों की वो पूरी नहीं की उन्होंने। कोरोना काल के दौरान स्थितियां खराब रहीं, मजदूर बेचारे आते जाते रहे, मरते रहे, लेकिन कोई उनको ऊपर कोई देने करने वाला फर्क नहीं था। ये जीत कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी पे सवार जेडीयू की होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इतना साइलेंटली काम किया इस बार उसने कि आप हवा हवाई में रहते रहे, तेजस्वी यादव की सभाओं को बढ़ाते रहे, तेजस्वी यादव की सभाओं में धूम धड़क्का मचता रहा। उन्होंने बड़ी आसानी से स्वीकार किया और अपना काम जहां करना था। ये अमित शाह एंड कंपनी की एक स्ट्रेटेजी रही है बूथ वाइज काम करने की। बूथ में भी पहले पन्ना कहलाता था, पन्ना का भी फिर अध पन्ना हो गया, अध पन्ना पे एक आदमी काम करने का जो नीति थी, उन सब का नतीजा होगा। और अभी मैं कह रहा हूं, अभी आप 70 पे टिकी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 80 तक चली जाएगी। जब कांटा झुकना शुरू होता है, जब आप बाजार भाव में जाते हैं तो 250 ग्राम जब लेते हैं, पाव भर कुछ भी सब्जी उब्जी लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, तो जब कांटा झुकता है तो फिर वो एकदम से झुकना शुरू है। एक आलू डालेंगे तो 100 ग्राम का तो आलू आ ही जाएगा ना, तो आलू कभी भी 2 ग्राम का नहीं आएगा। तो इसलिए जब एक वोट में रुझान पलटता है, दिखता आने लगता है, तो सीटें भी उधर ही ज्यादा होने लगती, मोमेंटम उसी साइड हो जाता है। तो बीजेपी की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी निश्चित रूप से, और जैसे जैसे बीजेपी की बढ़ेंगी आरजेडी की और बाकी आरजेडी की क्या, कांग्रेस की कम होगी, क्योंकि ज्यादातर जगह बीजेपी का जो मुकाबला, बीजेपी का मुकाबला की सीटें बढ़ने के पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस का प्रसाद है जो क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, तो प्रत्याशी बीजेपी का कमजोर था, अच्छा था, नीतीश को लोग दुखी थे, हैरान थे, परेशान थे, तो भी उन्होंने दे दिए। उसी तरीके से नीतीश की सीटों पे, जेडीयू की जहां सीटें थी वहां उसका सीधा मुकाबला तो था आरजेडी के साथ था। लेकिन आरजेडी के साथ होने के बाद भी अगर नीतीश आज 52 सीटों पर भी पहुंच रहे हैं, 50 सीटों पर भी पहुंच रहे हैं, तो उसमें जेडीयू से ज्यादा, उनके वर्कर से ज्यादा बीजेपी के वर्कर का योगदान है। और बीजेपी के वर्कर ने उसको बहुत शालीनता से उसको निभाया, आखिरी वक्त तक निभाया। जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि क्या से क्या कर दिया वाला, तो वो बात के चरण में, मतलब दूसरे और तीसरे चरण में बिल्कुल ठीक किया गया, उसको अच्छा, मैनेजमेंट वाइज ठीक तो किया सर गया और स्थितियां ठीक हो गई। क्या ये तर्क संगत होगा, अगर बीजेपी की सीटें बिहार में ज्यादा आ जाती है तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पचा पाएंगे बिहार के लोग? क्यों नहीं बचाएंगे जब वो, अब अगर, अच्छा एक बात बताइए, अगर जेडीयू पूरी बीजेपी में समाहित हो जाए तो क्या करेंगे? तो भी नहीं समाएंगे। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप बड़े भाई हो जाएं, आप हो गए, फिर नहीं, उसके क्या बाद हम बीजेपी के एक्स अंदर से एक्स सवाल, क्या बीजेपी के नहीं नहीं अंदर नहीं से नहीं, सवाल उठने, कब तक डिप्टी सीएम पर संतुष्ट रहेगी बीजेपी? एक बात बता दूं मैं आपको, अब डिप्टी सीएम पे संतुष्ट रहेगी नहीं रहेगी ये एक सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब उसका सिक्का चलेगा। अब वही वाला मामला होगा जब जैसे नीतीश कुमार और आरजेडी वाली सरकार के दौरान, 1.5 साल के दौरान था। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, हाथ जोड़ के सबके सामने रहेंगे, जहां प्रशासन की उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल होना है वो किया जाएगा, करेंगे, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे को भी आगे ले जाएगी।
उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब एक ज्यादा फेविकोल दोनों में जुड़ा हुआ नजर आएगा और वो फेविकोल ज्यादा मजबूत दिखेगा। तो इस तरीके से जो बीजेपी का अपना गेम प्लान है वो पूरा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने एक तरफ अति महत्वाकांक्षी देखिए चिराग पासवान को पालने का मतलब ये नहीं था। चिराग पासवान के जो बहुत उड़ रहे थे पर उसको काटना भी एक था। राजनीति सीधे दो दो चार का हिस्सा नहीं होती है। राजनीति जो होती है वो दो दो पांच का खेल होती है। तो अगर आपने काम ठीक नहीं किया तो हो सकता है कि आपको बड़ा काम देकर के आप फेल साबित किए, बड़ा काम देकर के आपको फेल साबित किया जाए और फिर निकाल दिया जाए आपको। तो ये जो एक रणनीतिक खेल होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ये सीधे सीधे नहीं होते कि नहीं तुम लड़ जाओ 71 सीटों पर। कांग्रेस ने 71 सीटों पर लड़के आदमी का हाथ लाएंगे। तो हाँ, कांग्रेस का जरूर फायदा हुआ। कांग्रेस मतलब वहां के नेताओं का फायदा हुआ। उनका बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा है, किसी का तो भला हुआ। तो लेकिन उससे राष्ट्र का और चुनाव में जो भला नुकसान होना था वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। हाँ। सर, आपने चिराग को लेकर अभी कहा, चिराग बिहार में नीतीश सरकार को बुझाने निकले थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जेल होगी, कैद होगी नीतीश कुमार को। वो सब बातें बेकार की हो गई है। ऐसे में अब क्या भविष्य देखते हैं अब चिराग पासवान का और एलजेपी का बिहार के अंदर, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान अब मौजूद नहीं है। चिराग ने जितने बयान पीछे दिए और उसके बाद अब की जो स्थिति बनती है उसमें कहां पर फिट बैठेंगे चिराग? कुछ नहीं होगा, चिराग चुपचाप बैठेंगे। चिराग का फायदा जरूर होगा क्योंकि चिराग का वोट बैंक कितना जाता है, 4 सीटें 5 सीटें। चिराग कहेगा नहीं नहीं मैं तो हनुमान जी हूँ, हनुमान जी हूँ मोदी जी का। ये रामचंद्र जी ने जो कहा है बस उन्हीं को समर्पित, जो कहेंगे मैं तो उनके आगे हूँ। जो वो तो चाचा तो अभी भी नीतीश कुमार है। हाँ, अब जो कुछ भी है देखिए ऐसा है, चिराग केंद्र की राजनीति करेंगे, चिराग नीतीश कुमार राज्य की राजनीति करेंगे और ये दोनों ही लोग भाजपा को भाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लंबे खेल में बिहार में बने रहने के लिए लोकसभा, विधानसभा, बाकी अगर चुनाव होते हैं तो उन सब में बने रहने के लिए चिराग की भी जरूरत होगी और एनडीए की भी जरूरत होगी। चिराग को अभी रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप याद कीजिए कि अमित शाह ने जब इंटरव्यू दिए एक आज, तो उसमें उन्होंने साफ कहा नहीं हम चिराग पे फैसला चुनाव बाद करेंगे। तो चुनाव बाद हो गया फैसला। चिराग को कहा गया बेटा तुम्हारे जो है वो ये है थोड़ा सा जरा ठीक से, बहुत दिन से आप जैसे हम लोग घर में कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, थोड़ा ठीक कराओ जा करके, तो करा दिया जाएगा। उसमें क्या वो तो चलिए सर, रिजल्ट अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। आपसे चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन आपकी जो भविष्यवाणी थी एग्जिट पोल को लेकर वो काफी हद तक सटीक बैठती जा रही है, जो आपने पंजाब केसरी ग्रुप के दर्शकों से साझा की थी। उम्मीद यही है कि लिए की थी। ये मेरा योगदान उसमें कम है, लेकिन जो कुछ अनुभव का खेल है वो है, उसी आधार पर है। और कोई व्यक्तिगत राग देश नहीं है, कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। हाँ, स्टेट का जरूर भला चाहता हूं कि अब बिहार का ये नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका होगा कि वो राज्य की सेवा के लिए हर हाल में बिना किसी दबाव में और बिना किसी इच्छाओं में वो उसको पूरा कर सकें। ये उनके लिए शुभकामना भी है और इच्छा भी है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से बात की।